ईयान के चेहरे पर विचारमग्न भाव देखकर जितेंद्र समझ गया कि ईशान सुन रहा है, इसलिए उसने आगे कहा, जहां तक ग्रैंड लाइन की बात है, बड़े भाई ईशान, तुम्हें अकेले जाने की जरूरत नहीं है। तुम वहां कारवां जहाज से जा सकते हो। कारवां? ईशान ने आश्चर्य से कहा, और ये कारवां जहाज ग्रैंड लाइन तक जाने की हिम्मत कैसे करते हैं? बेशक, हालांकि ग्रैंड लाइन का प्रवेश द्वार केवल रिवर्स माउंटेन है और यह बहुत खतरनाक है, लेकिन यह व्यावसायिक मुनाफे के आकर्षण का सामना नहीं कर सकता है। जितेंद्र ने कहा, उदाहरण के लिए, ईस्ट ब्लू में विशेष शराब ईस्ट ब्लू में ज्यादा नहीं बिक सकती है, लेकिन एक बार जब यह ग्रैंड लाइन में भेज दी जाती है तो कीमत तुरंत 5 गुना से अधिक हो जाएगी। यदि आप भाग्यशाली हैं तो कुछ विशेष उत्पाद ग्रैंड लाइन में लाएं, आप उच्च लाभ कमाएंगे। इसलिए हर साल कई वाणिज्यिक जहाज ग्रैंड लाइन जाने के लिए एक बेड़ा बनाते हैं, न केवल ईस्ट ब्लू से बल्कि अन्य 3 समुद्रों से भी। लोगेटाउन इस ब्लू में रिवर्स माउंटेन के सबसे नजदीकी द्वीप है। यदि आप एक कारवां जहाज ढूंढना चाहते हैं तो यह बहुत आसान है। योसाकू ने सिर हिलाया। यह सच है, और अब बड़े भाई ईशान, आप ईस्ट ब्लू के सबसे मशहूर समुद्री डाकू शिकारी हैं। वे कारवां शायद आपको अंदर लेने के लिए दौड़ पड़ेंगे। आप भी इस मौके का फायदा उठाकर मुनाफा कमा सकते हैं। जितेंद्र और योसाकू से बात करने के बाद ईशान के मन में पेट संबंधी कुछ समस्याएं आईं, जैसे कि ग्रैंड लाइन तक कैसे पहुंचा जाए। लेकिन जाने से पहले ईशान को अभी भी कुछ काम करना है। 2 दिन बाद लोगेटाउन के मरीन बेस के प्रशिक्षण मैदान में 300 से ज्यादा मरीन सैनिक 2 पंक्तियों में खड़े थे। जब ईशान दिखाई दिया तो उन्होंने हाथ उठाकर एक स्वर में उसे सलामी दी। ईशान इन सलामी देने वाले मरीन सैनिकों के बीच से गुजरा और उसके मन में एक हल्का सा शोक था। कोई आश्चर्य नहीं कि दुनिया में इतने सारे लोग मरीन में भर्ती होना चाहते हैं। इस तरह के शिष्टाचार, नियम और साफ सुथरी वर्दी वाकई एक भव्यता का एहसास दिला सकती है, भले ही ईशान सिर्फ एक अस्थायी तलवारबाज प्रशिक्षक ही क्यों न हो। मरीन सैनिकों ने भी उसके साथ शिष्टाचार का व्यवहार किया। ऐसे माहौल में ईशान को लगा कि वह पूरी ताकत से भरा हुआ है। सलामी दे रहे सैनिकों के बीच से गुजरते हुए ईशान प्रशिक्षण मैदान के ऊंचे मंच पर पहुंचा। उसने मुड़कर नीचे मरीन सैनिकों की तरफ देखा, जो बड़े करीने से पंक्तिबद्ध होकर ईशान को देख रहे थे। ईशान ने भीड़ की तरफ देखा और धीरे से कहा, अभी 2 दिन और बाकी हैं। तलवारबाजी प्रशिक्षक के तौर पर मेरा कार्यकाल पूरा होने वाला है। हालांकि अभी सिर्फ 1 महीना ही हुआ है, फिर भी मैं आप में से कई लोगों से मिल चुका हूं और आपके साथ अच्छा व्यवहार कर चुका हूं। इसलिए मैं अपने काम में आपके सहयोग के लिए आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। प्रशिक्षक, आपका स्वागत है। मरीन सैनिकों ने प्रशिक्षण मैदान में जोर से चिल्लाते हुए कहा। ईशान ने अपना हाथ नीचे दबाया और तब तक इंतजार किया जब तक दृश्य शांत नहीं हो गया। फिर उसने कहा, यहाँ मौजूद अधिकांश लोग जानते हैं कि मैं तलवारबाज प्रशिक्षक क्यों हूँ। हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे पास निष्पादन मंच के विनाश के लिए भुगतान करने के लिए पैसे नहीं हैं। सैनिक हंसी रोक नहीं पाए और ताशिगी भी खुद को रोक नहीं पाई। तलवारबाज प्रशिक्षक ईशान का कर्नल सूर्या ने अपहरण कर लिया था। बेस पर मौजूद सैनिकों को पता था कि ईशान ने बिना किसी टालमटोल के यह बात कबूल कर ली है, और इसीलिए मरीन सैनिक ईयान की इस स्पष्टवादिता के प्रति ज्यादा दयालु थे। उनके हंसने के बाद ईशान ने आगे कहा, हालांकि बूढ़े सूर्या के साथ समझौता सिर्फ 1 महीने का था, लेकिन कसम से बिना कुछ छिपाए गंभीरता से सबको सिखाया है। बिना किसी छुपे राज के
तलवारबाजी की सबसे जरूरी चीज है बुनियादी चाल, जिसका मैंने तुम्हें रोज अभ्यास कराया है। मैंने तुम सबको देखा है। अब हर कोई इसमें माहिर हो गया है, इसलिए अगर मैं चला भी जाऊं तो भी जब तक सब अभ्यास में डटे रहेंगे, तुम एक दिन तलवारबाजी में माहिर हो जाओगे। सेंसेई, एक नौसैनिक ने हाथ उठाकर पूछा, क्या मैं सचमुच आपकी तरह तलवारबाज बन सकता हूं और क्रेग जैसे आदमी को एक ही वार में मार सकता हूं? हाँ, ईशान ने बड़े यकीन से कहा, हालांकि अभी समय ठीक नहीं है, पर तुम जरूर कर पाओगे। और न सिर्फ तुम एक ही वार में समुद्री लुटेरों को मार गिराओगे, बल्कि हो सकता है कि मरीन मुख्यालय में भर्ती होकर असली मरीन एलीट बन जाओ। अरे सच में? मंच के नीचे खड़े मरीन सैनिक इयान के शब्दों से उत्तेजित हो गए और अपनी उत्तेजना को रोक नहीं पाए। सूर्या बेस की खिड़की पर खड़ा था, मुंह में सिगार पकड़े हुए ट्रेनिंग ग्राउंड को देख रहा था। उसने सुना कि ईशान उसे बूढ़ा आदमी कहकर बुला रहा था, लेकिन उसे कोई आपत्ति नहीं हुई। लेकिन उसने इयान के शब्दों पर भौहें चढ़ा दी ताकि मरीन सैनिकों को प्रेरणा मिल सके। ऐसा नहीं कि उन्होंने सोचा कि ईशान गलत था, लेकिन उन्हें लगा कि ईशान कुछ कहना चाहता है। मरीन सैनिकों को चीखने पर मजबूर करने के बाद ईशान ने अचानक फिर से अपना मुंह खोला, बेशक मुख्यालय में एक विशिष्ट सैनिक होना ही काफी नहीं है। अब अपने हाथ उठाओ और मुझे दिखाओ कि तुम में से कितने लोग सचमुच समुद्र में गए हैं और समुद्री लुटेरों को पकड़ा है। उपस्थित सैनिकों में से आधे ने अपने हाथ ऊपर उठाए, जबकि जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाए थे उन्होंने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। हालांकि लोगेटाउन पूर्वी ब्लू का सबसे बड़ा मरीन बेस है, यह सच है कि यहाँ के ज्यादातर मरीन सैनिक सिर्फ लोगेटाउन की सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहे थे। लोगेटाउन का प्रभारी पूर्व कैप्टन एक भोगवादी है और उसके लिए अपने सैनिकों को समुद्री डाकुओं से लड़ने के लिए नेतृत्व करना असंभव था। जब ईशान बेस पर था तब उसे सैनिकों से यह बात पता थी, इसलिए उसके पास यह जानकारी थी। तो अब जैसा कि पता चला, यह सच था और बात अभी खत्म नहीं हुई थी। फिर ईशान ने पूछा, तो अगर सचमुच तुम्हारा किसी समुद्री डाकू से आमना सामना हो तो कृपया अपना हाथ उठाओ। इस बार जिन सैनिकों ने सिर्फ हाथ उठाए थे उनमें से भी ज्यादातर ने हाथ नीचे कर लिए। आमने सामने की मुलाकात? क्या वो मजाक कर रहा था? ज्यादातर जूनियर सैनिक थे, लेफ्टिनेंट भी नहीं। अगर उन्होंने समुद्री लुटेरों को पकड़ा भी हो तो युद्धपोतों पर दूर से उन पर बमबारी की जाती है। अगर उन्होंने चौक में समुद्री लुटेरों को पकड़ने की कार्रवाई में हिस्सा भी लिया हो तो कर्नल स्मोकर की काबिलियत ने उन्हें बांध दिया था और उन्होंने वहीं से मोर्चा संभाल लिया। उनका असली युद्ध अनुभव वाकई दयनीय था। शर्म से उन सभी सैनिकों को देखते हुए ईशान ने अपने मुंह के कोने पर एक मुस्कुराहट बिखेरी। वाह, इन लोगों ने सचमुच सहयोग किया। फिर उसने उदास भाव से सिर हिलाया और कहा, लगता है हालात मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा बुरे हैं। लेकिन मैं तुम्हें दोष नहीं देता। शायद तुम्हें मौका ही नहीं मिला। यह सुनकर कि ईशान ने उन्हें कारण बताया था, मरीन सैनिकों ने सिर उठाया। हाँ, बात यह नहीं है कि हम समुद्री डाकुओं को पकड़ना नहीं चाहते, बात यह है कि हमें मौका ही नहीं मिला। ईशान मंच पर इधर उधर घूमने लगा, कुछ सोचने का नाटक करने लगा और फिर अचानक उसने ताली बजाई और कहा, ठीक है, बस। उन्होंने सैनिकों की ओर देखा और कहा, एक नौसैनिक होने के नाते आपका कर्तव्य लोगों की रक्षा करना और समुद्री ध्वज की गरिमा बनाए रखना है। मैंने कहा कि हालांकि मेरा शिक्षण समय बहुत कम है, फिर भी मैं पूरी तरह से गंभीर और जिम्मेदार हूं। इस मामले में मैं पिछले 2 दिनों में सभी के लिए एक व्यावहारिक अभ्यास की व्यवस्था करने का इरादा रखता हूं।
यह पिछले महीने के आपके प्रशिक्षण के परिणामों का परीक्षण करने के अलावा आपको लड़ने का एक वास्तविक अवसर भी प्रदान करता है। सचमुच व्यावहारिक अभ्यास। मंच के नीचे खड़े मरीन सैनिक अचंभित हो गए और इस बारे में बातें करने लगे। ईशान ने उन्हें ठंडेपन से देखा और कहा, क्या क्या तुम तैयार नहीं हो? हाँ, मजाक है। तुम्हारी मानसिकता ऐसी है और तुम मरीन मुख्यालय के कुलीन वर्ग में शामिल होना चाहते हो। एक शब्द में अचानक मरीन सैनिक उत्तेजित हो गए और वे सीधे खड़े होकर ईशान को घूरने लगे। इसका अर्थ स्पष्ट था। बहुत बढ़िया, ईशान ने संतोष से कहा, अब मेरी आज्ञा सुनो। पीछे मुड़ो, दौड़ो और चलो। लक्ष्य बंदरगाह घाट, तैयार हो जाओ। पानी और भोजन ले आओ और फिर जहाज पर चढ़ो। इयान के आदेश पर मरीन सैनिक प्रशिक्षण स्थल से चले गए। केवल ताशिगी अकेली रह गई। वह ईशान के पास आई और उस पर चिल्लाई, तुम क्या करोगे? तुम एक मरीन युद्धपोत को समुद्र में ले जाओगे। कर्नल स्मोकर की मंजूरी के बिना तुम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसे में क्या उसका मान जाना बेहतर होगा? ईशान ने कंधे उचकाए, फिर सिर घुमाकर बोला, क्या मैं सही हूं? कर्नल सूर्या। ताशिगी ने इधर-उधर देखा तो सूर्या उसके पीछे आ गया था। उसने घबराकर कहा, कर्नल सूर्या, तुम्हें उसे रोकना होगा। अचानक ताशिगी की बात पर ध्यान देने के बजाय सूर्या ने संदेह से ईशान से पूछा, मुझे असली युद्ध अभ्यास से कोई आपत्ति नहीं है। खैर, इन लोगों को अभ्यास की जरूरत है, लेकिन तुम्हारा आखिर क्या मतलब है? क्या ये सचमुच सिर्फ एक असली अभ्यास है? ईशान ने कंधे उचकाते हुए कहा, यह एक व्यावहारिक अभ्यास है। मैं उन्हें समुद्र में ले जा रहा हूं, यह देखने के लिए कि क्या हम कुछ समुद्री लुटेरों से मिल सकते हैं। मुझे यकीन है कि आप कायर और कमजोर सैनिकों का एक समूह नहीं बनाना चाहेंगे, है ना? और मैं समुद्री जहाजों की कमान संभालने की कोशिश करना चाहता हूं। क्या यही वजह काफी है? सूर्या ने कुछ नहीं कहा, अपने सिगार को जोर से चूसा और फिर मुंह से धुएं का एक बड़ा सा गुबार उड़ाया। काफी देर सोचने के बाद आखिरकार उसने इयान की छाती पर हाथ फेरा और कहा, मैं तुम्हें इस अभ्यास से इजाजत दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मेरे सारे सैनिक वापस लाओगे। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? ईशान बोला, अगर सचमुच कोई ताकतवर दुश्मन मिला तो मैं खुद ही उससे निपट लूंगा। इस गारंटी के साथ सूर्या अब कुछ नहीं बोल सका। उसने ताशिगी की ओर हाथ हिलाया, तुम इसका ध्यान रखना। फिर वह चला गया। स्मोकर के आदेश पर ताशिगी ने तुरंत तलवार अपने हाथ में पकड़ ली और ईशान को ध्यान से देखा, मानो उसने स्मोकर के आदेशों का पालन करना शुरू कर दिया हो। ईशान को जरा भी बुरा नहीं लगा। वह मुड़ा और चला गया, जबकि ताशिगी उसके साथ चलने की जल्दी में था। बंदरगाह की ओर टहलते हुए मरीन सैनिकों ने युद्धपोत पहले ही तैयार कर लिया था। इस शाखा द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले युद्धपोत मुख्यालय के युद्धपोतों से छोटे थे, लेकिन 200-300 लोगों को ले जाने के लिए पर्याप्त थे। मरीन सैनिकों के समूह के ध्यान में ईशान ताशिगी के साथ जहाज पर चढ़ा और सभी से कहा, इस अभ्यास को कर्नल सूर्या की अनुमति मिल चुकी है, तो चलिए। रस्सियां खोलो, पाल बांधो, चलो। इयान के आदेश पर युद्धपोत धीरे धीरे बंदरगाह से दूर चला गया और फिर बंदरगाह पर मौजूद निवासियों ने स्वाभाविक रूप से यह दृश्य देखा। एक दूसरे को देखते हुए सोच रहे थे कि नौसैनिक क्या करने जा रहे हैं। दिशा दक्षिण पूर्व। ईशान डेक पर जोर से चिल्लाया, हाय! दिशा दक्षिण पूर्व। पतवार पर बैठे मरीन सैनिक ने जोर से दोहराया और तुरंत स्टीयरिंग संभाल ली। ईशान जहाज के अगले हिस्से पर खड़ा था, समुद्री हवा का सामना कर रहा था।
उसे लग रहा था कि कप्तान होना कितना अच्छा लग रहा है। सिर्फ चिल्लाने से ही युद्धपोत उसकी पुकार पर आगे बढ़ जाता था। इस समय जहाज पर मौजूद नौसैनिकों ने सोचा कि ईशान उन्हें बस समुद्र में घुमाने ले जा रहा है। अगर समुद्री लुटेरे मिले तो वे उन्हें वापस पकड़ लेंगे। इसलिए उन्होंने कुछ गलत नहीं सोचा। इसलिए सभी ने पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाया। हालांकि यदि वे उस समय इयान की जेब में देख पाते तो उन्हें उसकी जेब से एक वांटेड पोस्टर मिल सकता था। उस वांटेड पोस्टर को देखकर यह अनुमान लगाया गया कि वहां उपस्थित सभी सैनिक अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि इयान की जेब में यह इनाम ईस्ट ब्लू में सबसे बड़ा इनाम था। अरलोंग्स असली युद्ध अभ्यासों के बारे में क्या कहा गया, सब झूठ था। ईशान नाम का यह आदमी बस झूठ बोल रहा था और उन्हें झूठे अभ्यास बता रहा था। वह मरीन के साथ बाहर आया था और बात पलटना इतना आसान नहीं था। शुरू से ही वह सीधे अरलोंग जाने की योजना बना रहा था। एक सक्षम समुद्री डाकू शिकारी या एक वित्तपोषक के रूप में ईशान ईस्ट ब्लू में अरलोंग समुद्री डाकू रेजिमेंट को कैसे भूल सकता है। ईस्ट ब्लू में करोड़ों से अधिक की संपत्ति वाले कुछ समुद्री लुटेरों में से एक अरलोंग समुद्री डाकू रेजिमेंट के नेता। अरलोंग का इनाम अब 20 मिलियन बेरीज है और ईशान इस राशि को बिना छीने जाने देने को तैयार नहीं था। क्रेग पायरेट्स के विपरीत वे अपने विशाल दल के कारण ईस्ट ब्लू के आधिपत्य के रूप में जाने जाते हैं। अगर ईशान ने क्रेग के भागने से पहले ही उसे खत्म करने का मौका न गंवाया होता तो ईशान के लिए समुद्र में क्रेग को ढूंढना इतना आसान नहीं होता। उसके सामने 3,000 से ज्यादा लोग कतार में खड़े होते और उन सबको खत्म करने में ईशान को कई दिन लग जाते। इसीलिए ईशान क्रेग के साथ बने रहने और उसे मारने के लिए इतना बेचैन था। वह जानता था कि क्रेग का सामना करने का उसे सिर्फ एक ही मौका मिलेगा, इसलिए उसे न पकड़ पाना अफसोस की बात होगी। अब जबकि क्रेग का सफाया हो चुका है, 2 महत्वपूर्ण कैडर पकड़े जा चुके हैं और उसकी समुद्री डाकू रेजिमेंट भंग कर दी गई है। हालांकि बंटी भाग गया है, लेकिन आरव ने उसे बुरी तरह पीटा है। उसके लंबे समय तक दिखाई देने की उम्मीद नहीं है। इस तरह केवल अरलोंग पायरेट्स, पूर्वी ब्लू की प्रसिद्ध समुद्री डाकू रेजिमेंट ही बची रहेगी। अरलोंग का इनाम क्रेग्स से ज्यादा है। ऐसा मछुआरे की क्रूरता की वजह से था। अगर क्रेग्स के समुद्री डाकू ताकतवर थे तो अरलोंग के समुद्री डाकू भी जबरदस्त हैं। मछुआरे इंसानों से 10 गुना ज्यादा ताकत के साथ पैदा होते हैं और मछुआरे समुद्र में लड़ने में माहिर होते हैं। वे पानी में आजादी से सांस ले सकते हैं और पानी से बाहर भी आसानी से सांस ले सकते हैं। नौसैनिकों के लिए उन्हें हराना बहुत मुश्किल होता है, जबकि वे समुद्र से हमला करके उनके युद्धपोतों को नष्ट करने में सक्षम थे। सौभाग्य से अरलोंग के समुद्री डाकू क्रेग समुद्री डाकू रेजिमेंट की तरह लूटपाट और भारी संख्या में लोगों की भर्ती के लिए उतने उत्सुक नहीं थे। अरलोंग मनुष्यों के प्रति काफी भेदभावपूर्ण था। उसके लगभग सभी समुद्री डाकू मछुआरे थे। स्वाभाविक रूप से उनकी शक्ति का विस्तार बहुत तेजी से नहीं हो सकता था। इसलिए अरलोंग समुद्री डाकू रेजिमेंट ने ईस्ट ब्लू के कोकोयासी गांव पर कब्जा कर लिया और वहां तैनात हो गई। फिर कस्बे में एक गढ़ स्थापित किया गया। कोकोयासी गांव को संतरे का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यह खट्टे फलों से भरपूर था। चूंकि वहां के लोगों के पास स्थिर आय के स्रोत हैं, इसलिए अरलोंग समुद्री डाकू एक निश्चित अवधि के लिए सुरक्षा शुल्क वसूलते हैं, वहां के ग्रामीणों को कुचलते हैं और ऊन कतरने जैसा पैसा कमाते हैं। न केवल कोकोयासी गांव में, बल्कि उसके आसपास के 20 से ज्यादा गांवों में भी उनकी लूटपाट स्वाभाविक रूप से कम होती है और अपेक्षाकृत कम दिखाई देती है। इसलिए पूर्वी ब्लू पर अरलोंग नहीं, बल्कि क्रिक का दबदबा था।
ईशान समुद्र तक गया, क्योंकि उसके पास नक्शा नहीं था। उसे पता नहीं था कि कोकोयासी गांव कहाँ है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह अरलोंग समुद्री लुटेरों से नहीं मिल सका। दरअसल वह इतनी दूर आया था, और चाहे बंटी हो या क्रेग वे उसके दरवाजे पर आए, उसने मुसीबत ढूंढने की पहल नहीं की थी। लेकिन अब बात अलग है। ईशान लोगेटाउन मरीन्स का तलवारबाजी प्रशिक्षक है। असल युद्ध अभ्यास के बहाने युद्धपोत पर बैठकर वह स्वाभाविक रूप से अरलोंग के घर जाकर उसका सिर मांग सकता था। समुद्र में आने से पहले ही उसने नक्शे देख लिए थे, मार्ग की योजना बना ली थी, इसलिए वह इधर उधर नहीं भटका और युद्धपोत को सीधे कोकोयासी गांव की ओर रवाना कर दिया। ईशान को भी पता है कि इस घटना के बाद सूर्या उसे मरीन बेस से बाहर जरूर निकाल देगा, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑफिस में उसका कार्यकाल पूरा हो चुका है, ऐसे में मरीन का शिकारी के तौर पर टिकट लेकर उसे दूसरा मौका कहाँ मिलेगा। नीचे की ओर हवा के कारण युद्धपोत की गति बहुत तेज थी और ज्यादा समय नहीं बीता था कि वे लोगेटाउन से बहुत दूर निकल गए। फिर भी कुछ देर नौकायन करने के बाद ताशिगी को लगा कि कुछ गड़बड़ है। ईशान ने शुरू से ही रास्ता नहीं बदला था। यह समुद्री लुटेरों को ढूंढने के लिए समुद्र में भटकने के एहसास से बिल्कुल अलग था। लेकिन वह ईशान से पूछ नहीं सकती थी क्योंकि उसे पूरा यकीन नहीं था। ईशान जहां भी जाना चाहता वह स्मोकर के आदेश का पालन करते हुए उसके पीछे पीछे चल देती। ईशान को उसकी परवाह नहीं थी और अंततः वह डेक पर एक कुर्सी पर बैठा था, धूप सेंक रहा था और अपने आंसू रत्नों की गिनती कर रहा था। क्रेग से लड़ाई के बाद ईशान को एहसास हुआ कि वह आसानी से नींद से बाहर निकल सकता है। अगर ही का ईविल आई एक्सपर्ट हुनर न होता जिसने उस समय उसे मैदान में बचाया था, तो उसे क्रेग को भागते हुए अपनी आंखें खुली रखनी पड़ती। इसलिए तलवारबाजी प्रशिक्षक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान बिना किसी लड़ाई के ईशान ने युकिना का कार्ड इस्तेमाल किया। एक बार जब उसका मन भर जाता तो ईशान अपने सारे नेन का इस्तेमाल आइस्टियर जेम्स बनाने और उन्हें जमा करने में करता। आइस्टियर जेम्स की एक खामी है, यानी इसे बनाने में कितना खर्च होता है। आइस्टियर जेम्स की अंतिम मात्रा केवल 20% होती है। इन्हें 100 पॉइंट्स से बनाया गया था ताकि 20 पॉइंट्स बन सकें। इसलिए ईशान अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए पूरा एक दिन इंतजार करता है और नेन के पूरी तरह से ठीक होने का इंतजार करता है। दिन में सिर्फ एक बार बेस पर उन्होंने 1 महीने तक तलवारबाज प्रशिक्षक के रूप में काम किया। अब तक उनके हाथों में लगभग 30 आइस्टियर रत्न हैं। अगर इन सभी आइस्टियर रत्नों का इस्तेमाल किया जाए तो ईशान के पास 600 से ज्यादा नेन पॉइंट होंगे जिन्हें वे बहाल कर सकते हैं, जो कुछ समय के लिए काफी होने चाहिए। जिस तरह डेविल फ्रूट के उपयोगकर्ता अक्सर अपनी फल शक्ति पर निर्भर रहते हैं, उसी तरह ईशान को लगता है कि अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इस प्रणाली पर निर्भर रहना गलत नहीं है। बेशक ईशान खुद भी इस प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए लगातार कार्डों के कुछ अतिरिक्त इस्तेमाल सीख रहा था ताकि वह और मजबूत बन सके। बर्फ के आंसू वाले रत्न बहुत ही सुंदर गोल रत्न थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि दूसरे लोग उन्हें देख नहीं सकते थे। अगर ईशान उन्हें अपने हाथ में भी दिखाता तो भी दूसरे लोग सिर्फ खाली हथेली ही देख पाते, जो उस खास खजाने से बिल्कुल अलग था जिसे दिखाया जा सकता था। ईशान ने सूर्या द्वारा दिए गए सारे पैसे पहले ही रिचार्ज कर लिए थे। आखिरकार वह इतने पैसे तो रख ही नहीं सकता था। 27 लाख बेरीज थे, यानी लगभग एक मेज पर ढेर लग गया था। अगर सारा पैसा हीरो में रिचार्ज हो जाए तो न सिर्फ उसे ले जाना आसान होगा, बल्कि वह कभी भी कार्ड निकाल भी सकेगा। लेकिन अब तक ईशान ने कोई कार्ड नहीं निकाला है। उसका तीसरा कार्ड स्लॉट अभी तक अनलॉक नहीं हुआ है। भले ही वह एक अच्छा कार्ड खींचता है,
यह केवल उन दो में से एक को प्रतिस्थापित करेगा जो वह अभी उपयोग कर रहा है। इसलिए ईशान ने नए कार्ड निकालने के लिए 10वें स्तर तक इंतजार करने का इरादा किया। क्रेग, जिन और कई समुद्री डाकुओं को हराकर ईशान ने बहुत अनुभव प्राप्त किया है, 6.5 से 7वें स्तर तक और अंततः 8वें स्तर तक। यह भी इस विचार का एक कारण था। अरलोंग पायरेट्स का सामना करते हुए मछलियां मानव आम इंसानों से कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। अगर वह उन्हें हरा देता है तो वे उसे और ज्यादा अनुभव देंगे, है ना? हो सकता है कि अरलोंग पायरेट्स को हराने के बाद वह लेवल 10 तक पहुंच जाए। हो सकता है कि तब उसे लैस करने के लिए एक अच्छा कार्ड मिल जाए और वह ग्रैंड लाइन पर ज्यादा सुरक्षित हो जाए। जहाज लगभग 8-9 घंटे तक चला। तभी एक नौसैनिक अचानक दौड़कर ताशिगी के पास आया और फुसफुसाकर कुछ बातें कहीं। फिर ताशिगी गुस्से से ईशान को ढूंढने के लिए दौड़ा। तुम हमें कोकोयासी गांव कैसे ले आए? ताशिगी इतनी घबरा गई कि उसने अपनी तलवार निकाल ली और दांत पीसते हुए बोली, तुम्हें पता था कि वह कहाँ है? क्या तुम इस जहाज के सभी सैनिकों को मारना चाहते हो? ओह! ईशान मुस्कुराया। तो हम लगभग पहुंच ही गए। वह खड़ा हुआ और युद्धपोत से बाहर देखने लगा। निश्चित रूप से दूर जमीन दिखाई दे रही थी। हंसने की हिम्मत कैसे हुई? ताशिगी ने गुस्से से कहा, तुम्हें पता है कि वह कहाँ है? असली युद्ध अभ्यास की बात करें तो तुम हमें अरलोंग पायरेट्स के लिए यहाँ लाए हो, है ना? ताशिगी का गुस्सा और भी बढ़ता गया। हालांकि वह अभी अभी ईस्ट ब्लू पहुंची थी, फिर भी उसे इस इलाके के समुद्री लुटेरों के बारे में कुछ पता चला। वह अरलोंग पायरेट्स का क्रूर नाम जानती थी। नौसैनिकों ने एक बार इन समुद्री लुटेरों को पकड़ने के लिए एक छोटा बेड़ा भेजा था, लेकिन वे अरलोंग पायरेट्स के ठिकाने तक पहुंच ही नहीं पाए। रास्ते में समुद्री लुटेरे समुद्र में चले गए, नीचे से जहाज पर हमला किया, जिससे एक युद्धपोत डूब गया, जिससे ऑपरेशन विफल हो गया और बाकी वापस लौट गए। ऐसी समुद्री डाकू रेजिमेंट ईस्ट ब्लू के मरीन अगर पूरी तरह से तैयार न होते तो उन पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं करते। अब असली युद्ध अभ्यास के नाम पर यह ईशान निम्नस्तरीय मरीन सैनिकों के एक समूह के साथ आया है। क्या वह उन्हें समुद्र की तलहटी में डुबोने की योजना बना रहा है? ताशिगी को एहसास था कि वह बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। अगर वह अकेली प्रबुद्ध होती तो वह ईशान के पीछे पीछे आकर समुद्री डाकुओं को मार गिराती। लेकिन दूसरे सैनिकों की तरह उनमें ज्यादा ताकत नहीं होती। वे अरलोंग के समुद्री डाकुओं को हरा नहीं सकते। पतवार घुमाओ, चलो वापस चलें। ताशिगी जोर से चिल्लाया कि हालांकि ईशान नाम मात्र का प्रभारी था, लेकिन युद्धपोत की कमान ताशिगी के हाथों में थी। उसकी बातें चारों ओर गूंजने के बाद उसने ईशान की ओर से तिरस्कार भरी आवाज सुनी, तो ये मरीन हैं? समुद्री लुटेरों को देखे बिना ही भाग जाना चाहते हो? ईशान तो पहले से ही यही चाल चलने की सोच रहा था। वे तो वहां पहले से ही मौजूद थे। उनका इस तरह वापस लौटना कैसे संभव था? इसलिए उसने तुरंत इन शब्दों से उनका गला घोंट दिया। तुम? ताशिगी ने तेजी से मुड़कर ईशान की ओर देखा और पाया कि ईशान अभूतपूर्व रूप से घृणित था। वह नौसैनिकों की प्रतिष्ठा और सम्मान पर सवाल उठा रहे हैं। बाकी मरीन सैनिकों ने ताशिगी के आदेश का पालन करने की हिम्मत नहीं की। एक बार पलट जाने पर मरीन बिना लड़े बच निकलेंगे। अपनी प्रतिष्ठा की हानि के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। आराम करो। ईशान ने आह भरी और ताशिगी का कंधा थपथपाया। क्या तुम मुझे इतना बेवकूफ समझते हो कि मछुआरे से समुद्री युद्ध लड़ूं? मैं भी मरना नहीं चाहता। तो फिर तुम क्या करने वाले हो? ताशिगी ने हैरान होकर पूछा।
ईशान ने जहाज पर मौजूद मरीन सैनिकों से कहा, मुझे पता है कि फिशमैन समुद्री लुटेरों से लड़ना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन निश्चिंत रहो, मैंने सूर्या से वादा किया था कि मैं तुम सबको सुरक्षित वापस लाऊंगा, और मैं यही करूंगा। मैं अरलोंग पायरेट रेजिमेंट के सभी कैडरों से निपटूंगा, और तुम छोटे छोटे समुद्री लुटेरों को पकड़ने के प्रभारी होगे। क्या यह ठीक है? क्या मरीन सिर्फ समुद्री लुटेरों को ही नहीं पकड़ते? ताशिगी दांत पीसते हुए दुविधा में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि माने या न माने। अगर वह नहीं मानी तो उसके हाथों नौसैनिकों की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन अगर मानी भी तो उसे नहीं पता था कि ईशान अपना वादा पूरा कर पाएगा या नहीं। ईशान उसके पास खड़ा रहा और उसकी तरफ देखे बिना ही बोला, ताशिगी, हम 1 महीने से साथ हैं। क्या हम दोस्त हैं? क्या तुम्हें लगता है कि कर्नल सूर्या को मेरा मकसद बिल्कुल भी समझ नहीं आया? फिर भी उन्होंने अभ्यास की इजाजत दे दी। जानते हो क्यों? क्या इसकी वजह यह नहीं कि हम दोस्त थे? यह वाक्य अनजाने में ताशिगी के लिए आखिरी तिनका बन गया। उसने दांत पीसते हुए चिल्लाया, दिशा वही है, लक्ष्य वही है। कोकोयासी गांव। जब समुद्री सैनिकों को आदेश मिले तो ताशिगी ने ईशान से कहा, मुझे आशा है कि आप ऐसा कर सकते हैं और उन्हें सुरक्षित वापस ला सकते हैं। ईशान थोड़ा मुस्कुराया, यहाँ आने की योजना में लिपटा हुआ, और यह सफल रहा। तो वह चिल्लाया, सुनो, अगर तुम अरलोंग के समुद्री लुटेरों को देख भी लो तो भी हमला करने की इजाजत नहीं है। ठीक है, कोकोयासी गांव में ही रुक जाओ। जब इयान की नाव कोकोयासी के निकट पानी में दिखाई दी तो वास्तव में उसे अरलोंग समुद्री डाकुओं ने खोजा था। इसके तुरंत बाद अरलोंग समुद्री डाकू रेजिमेंट का एक जहाज समुद्र में दिखाई दिया और उनकी ओर बढ़ गया। क्या गोली न चलाना वाकई ठीक है? ताशिगी ने दूरबीन से समुद्री लुटेरों का जहाज देखा तो घबराकर ईशान से बोली, मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ। यहाँ समुद्र का क्षेत्रफल होना चाहिए 16वीं शाखा। अगर हमारे युद्धपोत का समुद्र में समुद्री डाकुओं से सामना हो जाए तो उन पर हमला करना ठीक होगा, लेकिन अगर सीधे लैंडिंग ऑपरेशन हो तो 16वीं शाखा पर हमला करने का श्रेय माना जाएगा। मरीन की प्रत्येक शाखा अपने जिम्मेदार समुद्री क्षेत्र को विभाजित करती है। आम तौर पर मरीन शाखा केवल अपने क्षेत्र की ही जिम्मेदारी संभालती है। ईशान लोगेटाउन शाखा के मरीन को लेकर समुद्री डाकुओं को पकड़ने गया, जो सीमा पार शिकार करने के कार्य से संबंधित है। फिर भी ईशान का स्वाभाविक इरादा नौसैनिकों को गोलीबारी करने से रोकना तथा अरलोंग पार्क की दिशा में आगे बढ़ना जारी रखना था। अरलोंग पार्क कोकोयासी गांव से थोड़ा नीचे था। अरलोंग समुद्री लुटेरों का जहाज समुद्र में दिखाई दिया। वे इयान के युद्धपोत के लिए इतनी दूर से आए थे, लेकिन जब वे पास पहुंचे तो उन्होंने पाया कि मरीन उन पर हमला नहीं कर रहे थे। उन्हें तुरंत अजीब लगा, इसलिए वे युद्धपोत के पास पहुंचे और ईशान पर चिल्लाए, अरे तुम मरीन की किस शाखा से हो? यहाँ क्या कर रहे हो? क्या वह मछली आदमी है? बहुत बुरा लग रहा है। जहाज पर सवार नौसैनिकों ने उन क्रूर दिखने वाले मछली आदमी समुद्री लुटेरों को अपनी ओर देखकर कुछ विस्मय से देखा और अपनी लार निगलने से खुद को रोक नहीं पाए। ईशान ने भी इन मछुआरे को देखा और पाया कि वे वाकई बहुत अजीब थे। उनकी त्वचा का ज्यादातर हिस्सा नीला और बहुत गीला था। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी त्वचा की सतह पर बलगम की एक परत जमी हो। मछुआरे समुद्री लुटेरों की एक नाव दिखाई दी। दूर से भी उन्हें हवा में उनसे आती मछली जैसी गंध आ रही थी। दूसरे दल को चिल्लाते देख ईशान भी युद्धपोत के पास गया और चिल्लाया, अरलोंग कहाँ है? हमें उससे मिलवाओ। ताशिगी उलझन में थी।
उसे समझ नहीं आया कि ईशान का क्या मतलब था। वह उन्हें उनके घर ले आया और समुद्री लुटेरों से यह भी कहा कि वह उनके नेता से मिलना चाहता है। मछुआरे मूर्ख नहीं हैं। वे उसकी बात कैसे मान सकते थे? हालांकि अगले ही पल जिस बात ने ताशिगी को इतना आश्चर्यचकित कर दिया वह यह थी कि नाव के दूसरी ओर बैठे मछुआरों ने कुछ देर तक इस पर चर्चा करने के बाद जहाज को मोड़ दिया और ईशान से कहा, हमारे साथ आओ। हम क्या हो रहा है? ताशिगी ने आश्चर्य से ईशान से पूछा। ईयान का चेहरा कुछ उदास था। उसने जो चिल्लाया था वह बस एक अस्थायी बात थी। दरअसल उसे पता ही नहीं था कि यह 16वीं शाखा का अधिकार क्षेत्र है। लेकिन उसने एक चाल चली और मरीन को अपने साथ ले आया। 16वीं शाखा के प्रमुख कर्नल नेजुमी से बचने के लिए लॉकडाउन मरीन बेस में अपने प्रवास के दौरान ईशान ने मरीन सैनिकों की रोजमर्रा की बातचीत से स्वाभाविक रूप से कुछ न कुछ सीखा। जब उसने सुना कि बंटी पायरेट्स द्वारा शेल्स टाउन पर हमले के कारण मूल 16वीं शाखा के कर्नल का पदावनत कर दिया गया और उनकी जगह कर्नल नेजुमी को नियुक्त किया गया, तो ईशान को बहुत आश्चर्य हुआ। उसे यह आदमी याद आ गया। अब 1 महीने बाद उसे नहीं पता कि कर्नल नेजुमी और उसके साथी अरलोंग की मिलीभगत है या नहीं। चूंकि ईशान ने अरलोंग को उसके इनाम के लिए पकड़ने का फैसला कर लिया है, इसलिए वह नेजुमी को इस झंझट से बाहर नहीं जाने दे सकता। ईशान अकेले नहीं आ सकता। वह उन्हें अकेले ही अरलोंग पार्क जाने और वापस आने दे सकता है। उन्हें घसीटने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कर्नल नेजुमी एक परिवर्तनशील व्यक्ति है। अगर वह अरलोंग से जुड़ा है तो ईशान अरलोंग को भी गिरा सकता है। यह आदमी शायद खुद को फंसा लेगा, यह जानने के लिए कि अरलोंग उसका पैसा का पेड़ था। वह अरलोंग को इस तरह फंसाने नहीं दे सकता था। ईशान को पैसों की जरूरत थी, लेकिन अगर कर्नल नेजुमी के हस्तक्षेप के लिए उसकी जरूरत होती तो किसी समुद्री डाकू के लिए इनाम की तलाश करना नामुमकिन होता। कभी नहीं सुना था कि किसी समुद्री डाकू को पकड़ने वाला समुद्री डाकू इनाम के लिए मरीन के पास जा सकता है। घटनास्थल पर इतने सारे मरीन होने के कारण ईशान को विश्वास नहीं हुआ कि इन लोगों ने उन्हें पीछे धकेलने की हिम्मत की। बेशक नेजुमी की मुलाकात अभी भी छोटी थी। ईशान को नहीं पता कि उसका अरलोंग से कोई संबंध है या नहीं, इसलिए उसने अभी जो कहा वह एक परीक्षा है। हालांकि परीक्षा का नतीजा बहुत बुरा है। अरलोंग पायरेट रेजिमेंट के मछुआरे वास्तव में ईशान और नौसैनिकों को अरलोंग से मिलने ले जाने के लिए राजी हो गए थे, जिससे पता चलता है कि उन्हें नौसैनिकों पर हमला न करने की चिंता कम थी। ताशिगी को शायद इसका मतलब न पता हो, लेकिन ईशान अच्छी तरह जानता है कि कर्नल बनने के बाद नेजुमी ने अरलोंग से संपर्क नहीं किया था। बहुत मुमकिन है कि कर्नल रहते हुए ही उसकी अरलोंग से सांठगांठ हो गई हो। दुष्ट अरलोंग समुद्री डाकू समूह की रोकथाम 1 महीने में नहीं हो सकती। कोई आश्चर्य नहीं कि अरलोंग के समुद्री डाकू इतने लंबे समय तक ईस्ट ब्लू में टिके रहे। उनकी ताकत के अलावा हो सकता है कि नेजुमी उन्हें मरीन की घेराबंदी और दमन से बचने के लिए गुप्त रूप से सुझाव दे रहा हो। लेकिन ईशान के लिए ताशिगी से कुछ भी कहना असंभव था, इसलिए उसने बस इतना कहा, जब तुम किनारे पर पहुंचो तो बकवास मत करो, शत्रुता मत दिखाओ, बस मुझे देखते रहो। समुद्री डाकुओं के व्यवहार से उनकी विलक्षणता प्रकट हुई, जिसे ताशिगी और अन्य समुद्री सैनिकों ने भांप लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि चीजें उतनी सरल नहीं होंगी जितना उन्होंने सोचा था, और उन्होंने सिर हिलाकर सहमति जताई। मछुआरों के मार्गदर्शन में यान का युद्धपोत धीरे धीरे अरलोंग पार्क के घाट पर पहुंचा और लंगर डालने लगा। इस बीच अरलोंग, जो अपने महल में था, को भी इसकी सूचना मिल गई।
पूल के किनारे बैठा अरलोंग बहुत लंबा लग रहा था। उसने अपने एक आदमी की रिपोर्ट सुनी और उदास होकर बोला, मरीन गश्ती जहाज? क्या वो चूहा वाला कुछ दिन पहले ही नहीं आया था? क्या उसे इसी महीने पैसे नहीं दिए गए? अरलोंग के पीछे उसकी समुद्री डाकू रेजिमेंट का एक कैडर खड़ा था, जिसका नाम चू था, जो लंबे मोटे होठों वाला एक मछुआरा था। चू ने समझाया, लगता है यह नेजुमिस जहाज नहीं है। युद्धपोत पर सवार नौसैनिकों ने इसे पहले कभी नहीं देखा। दूसरी शाखा के सिपाही? अरलोंग ने ठोड़ी पर हाथ फेरा और सोचा, इन्हें मेरे पास लाओ। साथ ही उस चूहे वाले से संपर्क करके पूछो कि क्या बात है, नौसैनिकों की दूसरी शाखाएं यहाँ क्यों आती हैं और नैना को ले जाने का बहाना ढूंढती हैं। नौसैनिकों से हमारा क्या रिश्ता है, यह उसे पता नहीं चल सकता। मछुआरे ने आदेश ले लिया और अरलोंग उसी स्थान पर प्रतीक्षा करता रहा। इसके तुरंत बाद चू ने ईशान और उसके समूह को अरलोंग तक पहुंचाया। अरलोंग ने दूर से देखा और पाया कि हालांकि तट पर आए समुद्री सैनिकों की संख्या बड़ी थी और वे सशस्त्र थे, फिर भी उन्होंने उन्हें बाहर नहीं निकाला। इसलिए उसके चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ उसे अचानक कुछ याद आने लगा। हाँ, क्या दुर्लभ मेहमान है। जब उसने ईशान को ताशिगी के साथ आते देखा तो हंसते हुए बोला, ये मरीन हमारे समुद्री डाकुओं के अड्डे पर मेहमान बनकर कैसे आ सकते हैं? ईशान ने लंबी नुकीली नाक वाले उस खूंखार मछली आदमी को देखा और जरा भी डरपोक नहीं दिखा। वह अरलोंग के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया, मेज पर थपकी दी और बोला, क्या हम मेहमान हैं? अभी कहना मुश्किल है। यह अरलोंग के लुटेरों के सरदार की सोच पर निर्भर करता है। ओह! अरलोंग ने बड़ी दिलचस्पी से ईशान को देखा और कहा, मैं तुम्हें क्या कहूं? ईशान ने साधारण कपड़े पहने हुए थे, मरीन की वर्दी नहीं, और अरलोंग इयान की रैंक नहीं देख पाया। ईशान के पीछे बड़ी संख्या में मरीन सैनिक होने के कारण अरलोंग को लगा कि ईशान को मरीन नहीं होना चाहिए। यह पूरी तरह से गलतफहमी थी। बस मुझे बुलाओ, ईशान। ईशान भी उसे बता नहीं सकता था, इसलिए उसने अस्पष्ट स्वर में सीधे कहा, चलो साफ हो जाओ। हम यहाँ हैं या नहीं, यह तुम्हारी ईमानदारी पर निर्भर करता है, कैप्टन अरलोंग। जैसे ही वह बोल रहा था, ईशान ने अपनी उंगलियों से पैसे गिनने की क्रिया की, जो बहुत ही अश्लील लग रही थी। वह सीधे किनारे पर इसलिए नहीं गया क्योंकि ईशान यह देखना चाहता था कि क्या वह अरलोंग से कुछ पैसे चुरा सकता है। चूंकि अरलोंग नेजुमी को रिश्वत दे सकता था, इसलिए उसके लिए दूसरे नौसैनिकों को रिश्वत न देने का कोई कारण नहीं था। बदकिस्मती से अरलोंग ईशान की कल्पना से कहीं ज्यादा चालाक निकला। वह बिल्कुल भी मूर्ख नहीं बना और उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, माफ करना, तुम बहुत जाने पहचाने लग रहे हो, तुम पास के समुद्र में स्थित मरीन से नहीं हो। यहाँ आते हुए तुम्हें अपनी सीमा पार करने में डर नहीं लगा? ताशिगी भी इस समय ईशान को घूर रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह लड़का ईशान यह तर्क देगा कि मरीन अरलोंग समुद्री डाकू समूह से जबरन वसूली करना चाहते थे। ईशान ने मेज पर थपकी दी और बोला, तुम्हें मेरे नौसैनिकों की क्या परवाह है? तुम बस ना कह दो। इयान का गुस्सा देखकर अरलोंग की पुतलियां तुरंत खुल गईं, जिससे उसका चेहरा और भी भयानक हो गया। उसने उदास चेहरे से ईशान की तरफ देखा और कहा, अगर मैं तुम्हें वो न दूं जो तुम चाहते हो तो क्या होगा? क्या तुम्हें लगता है कि कोई कुत्ता या बिल्ली मेरे पार्क में आकर मुझसे जबरन पैसे ले सकती है? ठीक है। ईशान खड़ा हुआ और बोला, भाइयों, हथियार उठाओ। हाय हाय। दरअसल मरीन सैनिक अपने आसपास मौजूद मछुआरे समुद्री डाकुओं को देखकर पहले से ही घबराए हुए थे। उनमें ईशान जैसी हिम्मत नहीं थी। उन्हें बस लग रहा था कि आज जो हुआ वो उनके लिए बहुत मुश्किल था।
वे घबराए हुए थे और जब उन्होंने ईयान की चीख सुनी तो उन्होंने एक एक करके अपने हथियार निकाले, अपनी तलवारें घुमाईं और उन्हें ऊपर उठा लिया। बंदूकें आसपास मौजूद मछुआरे समुद्री डाकुओं पर तान दी थीं। मछली पुरुष समुद्री डाकू अपने हथियारों के साथ समुद्री सैनिकों की ओर तानकर खड़े हो गए और दृश्य अहंकार से भरा हुआ था और वे लड़ाई शुरू करने वाले थे। ताशिगी चौंक गई और हड़बड़ा गई। यह ईशान की पिछली बातों से अलग था। ईशान आखिर कर क्या रहा है? हालांकि जैसे ही वह आगे बढ़ने वाली थी, उसने अरलों को जोर से हंसते सुना। उसके चेहरे का क्रूर भाव अचानक गायब हो गया। उसने अपने हाथ फैलाए और ईशान से कहा, मिस्टर मरीन, ज्यादा उतावले मत होइए नौजवान। उसने जोर से जेब से पैसों का एक ढेर निकाला और मेज पर पटक दिया। बोला, जरूर मेरे पास पैसे हैं, मैं तुम्हें भी दे सकता हूं, लेकिन अगर तुम कोई शर्त नहीं रखते तो पैसों की बात कैसे कर सकते हो? ईशान ने मेज से पैसे उठाए, उन्हें वहीं झाड़ दिया। 20,000 बेरीज मिली और तुरंत शिकायत की, बस इतना ही? मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं भविष्य में तुम्हारी अरलोंग पायरेट रेजिमेंट का पीछा नहीं करूंगा, लेकिन इतनी ईमानदारी काफी नहीं होगी। ताशिगी लगभग बेहोश हो गई। भविष्य में अरलोंग पायरेट्स का पीछा न करने का वादा किसे कहते हैं? तुम तो मरीन भी नहीं हो जो ऐसा वादा कर सको। लेकिन वह यह भी समझ सकती थी कि ईशान अरलोंग के साथ खेल रहा था। उसके वादे मरीन्स का प्रतिनिधित्व बिल्कुल नहीं कर सकते थे, इसलिए उसने जो कहा वह सही ढंग से नहीं किया जा सकता था। दरअसल ईशान ने कुछ पैसे ठगकर भागने की योजना बनाई थी। अब वह बस बकवास कर रहा था। अरलोंग मूर्ख नहीं था। उसे भी लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने सोचा और मेज पर रखी पैसों की एक और गड्डी उठा ली, लेकिन इस बार उसने ईशान को उसे लेने से मना कर दिया और बोला, मुझे तुम्हारा वादा पसंद आया, लेकिन पहले तुम मुझे बताओ कि तुम किस शाखा से हो? आह, हम 110वीं शाखा से हैं। ईशान ने आंखें सिकोड़कर कुछ कहा। अरलोंग धड़ाम से उठ खड़ा हुआ। उसके नीचे रखी कुर्सी उसकी अजीबोगरीब ताकत से चकनाचूर हो गई। उसने गुस्से से कहा, बकवास। ईस्ट ब्लू के इस तरफ ये 110वीं शाखा कहाँ है? तूने मुझे बेवकूफ बनाने की हिम्मत कैसे की? ईशान के जवाब देने से ठीक पहले अरलोंग ने चूको नेजुमी से संपर्क करने का निर्देश दिया था। वह पीछे से हांफता हुआ आया और चिल्लाया, कैप्टन, हमें बेवकूफ बनाया गया। वह आदमी बिल्कुल भी मरीन नहीं है। वह एक समुद्री डाकू शिकारी है और वह धधकती तलवार है। ईशान। यह चीख सुनकर अरलोंग ने अचानक आंखें चौड़ी करके ईशान की तरफ देखा। उसने देखा कि ईशान झुंझलाहट से अपने बाल खुजला रहा है और बोला, अरे यार, उन्होंने मुझे इतनी जल्दी खोज लिया। नमस्ते, मैं ओटाकू सेनपाई हूं। ये रहा आज का अध्याय। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। मैं आपके समर्थन की सराहना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको यह उपन्यास पसंद आएगा। मैंने अभी-अभी अपने पैट्रियन ओटकू_सेंपाई पर अध्याय 90 प्रकाशित किया है। अगर आपको यह उपन्यास पसंद आया और आप मेरा समर्थन करना चाहते हैं, तो कृपया वहां हमसे जुड़े। हाँ, अगर आपको यह उपन्यास वाकई पसंद आया है, तो कृपया उपन्यास अपडेट में इसे 5 स्टार रेटिंग दें। सीरीज सुपर कार्ड सिस्टम। यह देखकर कि पौराणिक दानव लोगों को धोखा देने में विफल रहा, ईशान इसे अनदेखा कर देगा और वह वास्तव में लॉकडाउन मरीन का नाम नहीं कह सकता था। हालांकि ईशान ने पहले भी ताशिगी को टक्कर दी थी, लेकिन वे सभी टीम के साथी थे। वह बस एक धूर्त आदमी है, बुरा इंसान नहीं। फिर जब उसकी योजना विफल हो गई,
तो ताशिगी ने अनुमान लगाया कि वह अरलोंग पर पूरी ताकत से हमला करेगा। अरलोंग बंटी की तरह कोई कमजोर बुद्धि वाला आदमी नहीं था। ईशान ने शुरू से ही कभी नहीं सोचा था कि उसे धोखा दिया जा सकता है। वह चालाक था, इसलिए उसने अपने पीछे पड़ने से बचने के लिए नौसैनिकों को रिश्वत देने का रास्ता अपनाया। ईशान ने दरअसल लालची नौसैनिक होने का नाटक करके कुछ पैसे इकट्ठा किए ताकि वह अपने साथी अरलोंग के साथ जमीन पर पहुंच सके। पैसे या किसी भी चीज का लालच देकर ब्लैकमेल करना बस सुविधा का मामला था। अगर अरलोंग सचमुच ईयान की पहचान नहीं भी पहचानता तो भी वह ज्यादा रिश्वत नहीं देता। अगर ईशान को सचमुच पैसे चाहिए होते तो वह अरलोंग को हराकर खुद उसके गढ़ में उसे ढूंढ सकता था। ईशान को इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ कि अरलोंग समुद्री डाकू रेजिमेंट के कैडरों ने उसे पहचान लिया, लेकिन उसने सोचा कि यह बहुत तेज था। ईशान न तो समुद्र